नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की पहली खबर, आज की बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में बदलाव होगा। नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। मुख्यमंत्री वही रहेंगे लेकिन मंत्री बदल जाएंगे। चेहरा वही रहेगा लेकिन चोला बदल जाएगा। अब लालटेन की बजाय एलईडी लाइट जलेगी, क्योंकि नीतीश ने जेडीयू के तीर से लालू की लालटेन का कांच तोड़ने का फैसला कर दिया है। हालांकि अभी तक किसी ने इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया है। यह किसी ने नहीं कहा है कि नीतीश आरजेडी छोड़कर फिर से बीजेपी के पाले में चले जाएंगे, लेकिन बिहार से लेकर दिल्ली तक जो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उससे बिल्कुल साफ है फैसला हो चुका है, डील हो चुकी है। अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। बीजेपी के एक विधायक ने दावा किया है कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश की कल रात ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से, टॉप लीडरशिप से बात हुई। बीजेपी हाईकमान ने अपनी पार्टी के नेताओं को विश्वास में लिया। जो सहयोगी दल है उनसे भी बात कर ली गई। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा से भी सहमति ले ली गई है। बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए तैयार है। नीतीश सिर्फ यही चाहते हैं कि बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। चर्चा इस बात की भी है कि लालू यादव ने जीतन राम मांझी पर पासा फेंका है। जीतन राम मांझी के 4 विधायकों का सपोर्ट क्रूशल है, इसलिए मांझी के बेटे को लालू की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ऑफर की गई है। हालांकि जीतन राम मांझी ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ बने रहेंगे। कुल मिलाकर अगर बीजेपी के साथ नीतीश सरकार बनाते हैं तो सरकार का चेहरा नीतीश ही रहेंगे, लेकिन सरकार में आरजेडी के बजाय बीजेपी शामिल हो जाएगी। आरजेडी फिर विपक्ष में पहुंच जाएगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें छन छन कर आ रही हैं, पटना से भी, दिल्ली से भी। लेकिन न तो कोई इनको ऑफिशियली कंफर्म कर रहा है, न कोई चर्चाओं का खंडन कर रहा है। लेकिन आज नीतीश और तेजस्वी के बीच पब्लिकली जो दूरी दिखाई दी, जो संवादहीनता दिखाई दी, उससे इतना तो क्लियर है कि खेला हो गया है। गवर्नर हाउस में आज चीफ मिनिस्टर के बगल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी लगी थी। इस पर तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची लगी थी। उस पर्ची को फाड़कर अशोक चौधरी उस कुर्सी पर बैठ गए। तेजस्वी हाई टी में पहुंचे ही नहीं। आलोक मेहता को छोड़कर आरजेडी का कोई और मंत्री समारोह में नहीं पहुंचा। इससे तल्खी का अंदाजा तो हो गया, लेकिन अभी आरजेडी और जेडीयू के नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज बीजेपी के कुछ नेता खुलकर कहने लगे हैं कि फैसला हो चुका है, बिहार में बदलाव होगा और जल्दी होगा। अब सवाल है, क्या ये सब इतना आसान है? क्या लालू इतनी आसानी से मान जाएंगे? क्या वो खामोशी से बैठे रहेंगे? लालू की रणनीति क्या होगी? लालू के खेमे में क्या पक रहा है? अगर लालू ने स्पीकर का इस्तेमाल करके नया खेल करने की कोशिश की तो बीजेपी क्या करेगी? उसका क्या जवाब देगी? 5 बार पलटी मार चुके नीतीश कुमार पर बीजेपी इतना यकीन कैसे कर सकती है? और यह यकीन करने के लिए बीजेपी की मजबूरी क्या है? और अब एंटी मोदी मोर्चे का क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको आज की 2 तस्वीरें दिखाता हूं, जिससे आपको सारा खेल खुद ब खुद समझ आ जाएगा। पहली तस्वीर आज सुबह सुबह गणतंत्र दिवस समारोह की है। पटना में गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्लैग होस्टिंग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव दोनों मौजूद थे। लेकिन लोगों को यह देखकर हैरानी हुई कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच एक कुर्सी और लगा दी गई, जिस पर किसी का नाम नहीं था। यह कुर्सी जानबूझकर खाली रखवाई गई। नीतीश कुमार और तेजस्वी एक दूसरे से दूर दूर होकर बैठे, एक दूसरे से बात भी नहीं की। दोनों के चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा था और साफ दिख रहा था कि पब्लिक को दिखाने के लिए मजबूरी में दोनों नेता एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं।
कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों नेता गवर्नर को आड़ी तक सी ऑफ करने गए, लेकिन उस वक्त भी तेजस्वी ने नीतीश से दूरी बनाए रखी थी, उनसे कोई बात नहीं की। गवर्नर के निकलने के बाद दोनों नेता बिना बात किए अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए। दूसरी तस्वीर शाम की है, पटना में राजभवन की है। गणतंत्र दिवस पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने परंपरा के मुताबिक हाई टी रखी थी। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्पीकर और विपक्ष के नेता प्रोटोकॉल की वजह से जरूर शामिल होते हैं। सबको इनवाइट भी किया गया था। नीतीश कुमार पहुंचे, उनके मंत्री वक्त पर पहुंचे, विपक्ष के नेता विजय सिन्हा भी पहुंच गए और बीजेपी के कई दूसरे विधायक भी वहां नजर आए। लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी का कोई विधायक इस समारोह में नहीं पहुंचा। तेजस्वी की कुर्सी नीतीश के बगल में लगी थी, उनके बगल में स्पीकर के लिए कुर्सी रखी गई थी। जब तेजस्वी नहीं पहुंचे तो नीतीश कुमार ने इशारा करके अशोक चौधरी को बुलाया। अशोक चौधरी ने इशारा मिलते ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए रखी कुर्सी से तेजस्वी के नाम की पर्ची हटाकर किनारे रख दी और उस पर बैठ गए। नीतीश कुमार उनसे बात करने लगे। स्पीकर भी आरजेडी के हैं, लालू के करीबी हैं, वो भी नहीं पहुंचे, तो उनके लिए जो कुर्सी रखी थी उस पर विपक्ष के नेता विजय सिन्हा को बिठा दिया गया। अब तस्वीर क्लियर थी, नीतीश कुमार के बगल में अशोक चौधरी और उनके बगल में बीजेपी के नेता विजय सिन्हा। जब यह खबर फैली कि आरजेडी के नेताओं ने टी पार्टी का बहिष्कार किया है, इसका गलत मैसेज जा सकता है, तो आरजेडी की तरफ से शिक्षा मंत्री आलोक मेहता राजभवन पहुंचे। उन्होंने नीतीश से दूर से अभिवादन किया, कोई बात नहीं की। टी पार्टी खत्म हुई, नीतीश बाहर निकले। पत्रकारों ने पूछा, आखिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए? मीडिया ने पूछा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक तो है? इन सवालों के जवाब में नीतीश बस ये बोलकर निकल गए, जो नहीं आए उन्हीं से पूछिए। मंत्री जी कुछ कहेंगे? अब इन तस्वीरों को देखने के बाद इस बात में संशय तो नहीं होना चाहिए कि महागठबंधन में दरार गहरी है, दीवार खिंच चुकी है और नीतीश के तेवर तल्ख हैं। हालांकि आरजेडी और जेडीयू के नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेता अब यह साफ साफ कह रहे हैं कि डील हो गई है, सब तय हो गया है, अगले 48 घंटों में सरकार बदल जाएगी। बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने तो पूरी टाइमलाइन बता दी। ज्ञानेंद्र ज्ञानू बीजेपी में शामिल होने से पहले जेडीयू में रह चुके हैं। नीतीश कुमार से उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नीतीश नई सरकार के मुखिया के तौर पर या तो कल शाम या फिर परसों शपथ लेंगे। ज्ञानू ने कहा, नीतीश ने बीजेपी के साथ जाने का मन तो उसी दिन बना लिया था जब लालू ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। अब बीजेपी से बात फाइनल हो गई है, सब कुछ ठीक रहा तो 28 जनवरी से पहले बिहार में नई सरकार बनेगी, जिसके मुखिया नीतीश कुमार और उनके डिप्टी पुराने साथी सुशील मोदी होंगे। ये तय है, तय फाइनल हो गया है। अब केवल फॉर्मेलिटी बाकी है, जो अपना अगले एनडीए का नेता के रूप में चुनाव होकर शपथ ग्रहण करना ये बाकी रह गया है ये। और इसकी भूमिका तो शुरू हो गई थी, पहले से ही भूमिका शुरू हो गई थी। जिस समय लोग जेडीयू को तोड़ने उड़ने का ये किए थे, तो उस समय से ही जो गठबंधन में जो ये दरार पड़ गया, उसी समय से इसमें अपना कुछ जेडीयू के लोग भी थे, एक आध कुछ इन्वॉल्व थे और ये भी थे, आरजेडी के लोग भी थे। तो उसी समय पता चल गया था नीतीश जी को, उसी समय अपना सचेत हो गए थे धीरे धीरे। जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। हाँ, निश्चित कोशिश हो रही थी तोड़ने की। उस समय सचेत हो गए थे और उस समय अपना बीजेपी से हमको लगता है कुछ इंटरनल कुछ शुरुआत हो गई थी, बात की शुरुआत हो गई थी और इधर जाके काफ़ी आगे बढ़ गई थी। और कल मोटा मोटी तय ही हो गया, वहाँ पर दिल्ली में तय ही। ये भी तय है कि मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार ही रहेंगे।
मेरी जानकारी के अनुसार वही है, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और जिस तरह से पहले बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे, ये भी तय माना जा रहा है कि तो वो भी होगा, तो उसमें बदलाव, नाम में बदलाव पूरी तरह संभावित है। सुशील मोदी के नाम की बड़ी चर्चा है। हाँ, हमको बहुत हद तक संभावना लगती है कि सुशील मोदी, क्या कि पिछली बार जो मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाए थे, वो सब ये रह गए, वो हो नहीं पाया ये सक्सेस। पहले तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे तो मंत्रिमंडल ही खत्म हो जाएगा अपना। फिर वो अपना पहले जेडीयू के विधायक दल के नेता चुनाएंगे, उसके बाद एनडीए गठबंधन के लोग की बैठक होगी, उसमें नेता चुना के अपना फिर गवर्नर के यहाँ क्लेम करेंगे अपना ये के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए। हमको लगता है कल शाम में भी शपथ ग्रहण हो सकता है, नहीं तो परसों तक तो हो ही जाना है। हालांकि सुशील मोदी ने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा कि बीजेपी नीतीश के साथ फिर से अलायंस करने वाली है, पर इतना जरूर कहा कि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। इससे पहले सुशील मोदी बार बार ये कहते थे कि बीजेपी के तरफ से नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन आज सुशील मोदी ने कहा दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहते, कभी खुल भी जाते हैं। की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार, और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। जैसे मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी, कब खुलेगा कब बंद होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं कुछ नहीं। आज बीजेपी के एक नेता ने कहा दरवाजे तो होते ही हैं खुलने और बंद होने के लिए, दीवार थोड़ी खींची है जो रास्ता बंद हो गया। बिहार की सियासत को लेकर दिल्ली से पटना तक जबरदस्त हलचल है, डायलॉगबाजी है, बयान है। हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर और पटना से नीतीश चंद्र दोनों हमारे साथ हैं। देवेंद्र, कल आपने ये खबर दी थी, काफी हद तक सही साबित हुई। आज सुना है कि दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है, बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हुई है, तो आपके पास क्या अपडेट है, अब क्या होगा? और अजय जी, अभी की जो स्थिति है वो ये है कि एक ब्यूरोक्रेट के मार्फत बीजेपी और जेडीयू की बातचीत की जो शुरुआत हुई थी वो अब परवान चढ़ते हुए इस लेवल पे आ गई है कि जेडीयू सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार की दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता से सीधी बातचीत हुई है। और उससे समझा जा सकता है कि अब मामला कितना स्मूथ हो चुका है। कल रात की भी जो बैठक थी गृहमंत्री अमित शाह के साथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार बीजेपी के जो लीडर आए थे, उस बातचीत में भी हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि पूरी की पूरी बातचीत सिर्फ और सिर्फ जेडीयू केंद्रित रही और उसमें यह पूछा गया कि जेडीयू अगर हमारे साथ आती है तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है। उसमें अलग अलग ओपिनियन दिया गया और उसके बाद बीजेपी के लीडरशिप के द्वारा ये बताया गया कि नीतीश के आने का क्या फ़ायदा है। उसमें बड़ा फ़ायदा ये था कि जो इंडिया अलायंस बनाकर एक हवा क्रिएट करने की बिहार में कोशिश की जा रही है, उसकी सीधे सीधे हवा निकल जाएगी और वो टाटा फिक्स हो जाएगा। दूसरी चीज़ की, जिस अति पिछड़ा वोट पर बीजेपी की नज़र है उसमें भी एक अच्छा मैसेज आएगा। तो इन सारी चीज़ों को टॉप लीडरशिप के द्वारा प्रदेश के नेताओं को समझा दिया गया है और अब बीजेपी सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रही है कि टॉप लीडरशिप पे जो फैसला लिया गया है उस फैसले का एक्सक्यूशन इस रूप में हो कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का सेंटिमेंट हर्ट ना हो। क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, सीटें उनकी कमाई, बावजूद उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी दिल्ली से हुआ था और तब वो छोड़ के चले गए। तो ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। अभी की बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि इस फैसले को लागू कराने में कार्यकर्ताओं को यह बताया जाए कि राजनीतिक तौर पर कितना फायदेमंद है यह निर्णय, और उस लिहाज से यह फैसला किया जा रहा है। और तभी बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े कल पटना जा रहे हैं, दिल्ली से पटना जा रहे हैं। कल शाम में जो 4 बजे बैठक होगी उसमें बीजेपी प्रदेश के पदाधिकारी और विधायकों के साथ उन सारी चीज़ों को साझा करेंगे। परसों सुबह की बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और शाम तक राजभवन में जाकर वो दावा भी ठोक देंगे। और परसों ही बीजेपी विधायक दल की अलग से बैठक होगी और उसमें नेता चुना जाएगा और फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाएगा। रजा जी, देवेंद्र, आपने बताया कि दिल्ली में क्या क्या हुआ और आपने एक बड़ी बात बताई कि जो प्रभारी हैं वो पटना जा रहे हैं, पटना में बीजेपी की मीटिंग होगी और मुझे पता चला कि पटना में आरजेडी और जेडीयू
इन्होंने भी अपने अपने विधायकों को पटना पहुंचने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त भी पटना में मीटिंग का दौर चल रहा है, तो एक बार नीतीश चंद्र से अपडेट ले लेते हैं। नीतीश, पटना से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए राज जी, अब कल से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। कल आरजेडी ने 1 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है राबड़ी देवी के आवास पर, और शाम 4 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक है। फिर परसों यानी 28 तारीख को सुबह 10 बजे जेडीयू की बैठक है। तो इससे पहले जो भी घटनाक्रम पिछली बार हमने देखा है, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर, विधायक दल की बैठक का सिलसिला, और जाहिर है उसके बाद जो औपचारिकताएं होंगी वो पूरी होंगी। दूसरी तरफ लालू यादव जाहिर है काफ़ी परेशान हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की नीतीश कुमार से, लगातार वो फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिवानंद तिवारी जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, उन्होंने कल नीतीश कुमार से बात की और ये कहा कि वो मिलना चाहते हैं, समय चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि गणतंत्र दिवस है, व्यस्त हैं। इस पर शिवानंद तिवारी ने कहा कि आप शाम में बुला लें, तो उन्होंने कहा ठीक है बुला लेंगे, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। तो लालू यादव की परेशानी समझी जा सकती है, हैरान है, परेशान है कि आखिर क्या करें। और जाहिर है इसके मद्देनज़र लगातार उनकी कोशिशें जारी भी होंगी। इस बीच मांझी को ऑफर देने की खबरें भी आरजेडी की तरफ से आई हैं। आरजेडी की तरफ से कोशिश की जा रही है किसी तरह से मांझी को तैयार कर लिया जाए। मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम का ऑफर देने की बात कही गई है। हालांकि मांझी ने खुद इससे इनकार किया है, लेकिन नित्यानंद राय खुद गए थे जब मांझी के घर, तो उस समय मांझी के बेटे वहां मौजूद नहीं थे, वो गया में थे। फोन से बात किया नित्यानंद राय ने और उनसे एक तरह का आश्वासन चाहा कि आप एनडीए में बने रहेंगे। तो बीजेपी को भी आशंका है जीतन राम मांझी को लेकर, और इसलिए बीजेपी की तरफ से भी मांझी को मनाने की या उनका आश्वासन लेने की कोशिश की गई है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस तरह से लालू यादव जो है बिल्कुल परेशान है और लगातार इसको लेकर कोशिशें चल रही है। अब कुछ औपचारिकताएं दिखाई दे रही हैं रजत जी, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब बिहार में जो है वो नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन छोड़ने जा रहे हैं। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं, ऐसे कई घटनाक्रम हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जो है वो पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। तो कल और परसों 2 दिन काफ़ी अहम होंगे और बहुत उम्मीद है कि परसों सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी और नीतीश कुमार एक बार फिर इस्तीफा देने के बाद नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आपके लिए चुनौती भी है नीतीश, और अच्छी बात यह भी कि बिहार में मैंने देखा है कि अलग अलग पार्टियों के नेता कम से कम मीडिया से खुलकर बात करते हैं। बड़े बड़े नेता तो शायद पूरी बात नहीं बताते, लेकिन कई ऐसे लीडर हैं और कई लोगों से आज आपने बात की है, उनकी वजह से जो पूरा प्लान है, पूरी स्थिति है, वो बिल्कुल क्लियर हुई, कंफर्म हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश और देवेंद्र। अब जाहिर है नीतीश अगर बीजेपी से बात कर रहे हैं, सब कुछ तय हो गया है, तो लालू यादव चुप तो नहीं बैठेंगे। लालू हाथ पांव मार रहे हैं, और जैसा नीतीश चंद्र बता रहे थे कि लालू ने नीतीश कुमार से फोन पर बात करने की कोशिश की, 5 बार फोन लगाया, लेकिन नीतीश लाइन पर नहीं आए। और इसके बाद लालू यादव ने आज अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बात की, लंबी मीटिंग चली, फिर अपनी पार्टी के सभी विधायकों को पटना पहुंचने का आदेश दिया। कल आरजेडी विधायक दल की मीटिंग होगी, लेकिन अभी भी आरजेडी के नेताओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ज्यादातर नेता कह रहे हैं कि यह सिर्फ चर्चा है, मीडिया माहौल बना रहा है, बीजेपी अफवाहें फैला रही है। जैसे आरजेडी के नेता मनोज झा हैं, उन्होंने कहा कि जो माहौल है उससे बहुत कंफ्यूजन फैल गया है। आरजेडी के नेताओं को कोई आशंका नहीं है, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है कि वो जनता में फैले असमंजस को दूर करें, और उम्मीद है कि आज शाम तक नीतीश कुमार इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन के मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर, हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं
वो खारिज हो जाए। अगर वो चले जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु मतभूत वाला मामला। मनोज झा ने यह बात दिन में 2 बजे कही थी। शाम तक नीतीश कुमार से जवाब देने का निवेदन किया था, हाथ जोड़कर कहा था। अब तो रात हो गई, नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि असमंजस करने की दूरी कोशिश नहीं की, नीतीश की पार्टी ने जवाब दिया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, नीतीश कुमार इस वक्त तक महागठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री हैं। अब अगर कोई असमंजस में है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। नीरज कुमार ने कहा, नीतीश असमंजस की राजनीति नहीं करते। देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और बिहार के सियासी हलके में तमाम तरह की चर्चाएं हैं और हमको असमंजस दूर करने की बात, हमारे नेता के बारे में यह टिप्पणी किया जा रहा है कि आप असमंजस दूर करिए। अरे माननीय नीतीश कुमार जी असमंजस की राजनीति नहीं करते। नीतीश कुमार जी सीधे तौर पर राजनीति करते हैं और हम न असमंजस में जनता को रखते हैं, न हम अपने दल के कार्यकर्ताओं को रखते हैं, न किसी को रखते हैं। अब जिनके मन में असमंजस है वो जाने। अल्टीमेटम हमको कौन देगा? अल्टीमेटम वाले हम लोग हैं, हम जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। कहा जा रहा है कि पावर पॉलिटिक्स हो रहा है सर। नहीं। तब मैंने धर्म कथा कह रहा है लोग, और क्या मैंने हम जा रहे सर, न्याय यात्रा में नीतीश कुमार। अब ये तो माननीय नीतीश कुमार जी की व्यस्तता है। 30 जनवरी को पूरा देश किस बात के लिए जाना जाता है? बापू का नहीं, ये सब इस ढंग की बातें अभी कोई हमको औपचारिक जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक असमंजस की बात है, मैं उस पर स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। अरे भाई, अभी हम महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में किसके रूप में है? अब कोई अगर असहज है तो वो जाने। अब इतना तो तय है कि बिहार में उलटफेर तो होगा और अब छोटी पार्टियों का रोल काफी अहम होगा। हालांकि बीजेपी के पास 78 और जेडीयू के पास 45 एमएलए हैं। दोनों पार्टियों के विधायकों की संख्या कुल मिलाकर 123 होती है, जो बहुमत के आंकड़े से एक ज्यादा है। लेकिन बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, चुनाव से पहले किसी को नाराज नहीं करना चाहती। इसलिए जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सबको विश्वास में लिया गया है। इन सबसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने फोन पर बात की और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय सबके पास जाकर पर्सनली मिले। लंबे समय तक नीतीश के साथी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, चर्चा तो है कि नीतीश फिर एनडीए में आएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोकसभा चुनाव तक एनडीए में टिके रहेंगे। चर्चा लगातार है कि फिर एनडीए गठबंधन में आएंगे। यह बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों के मद्देनजर अब चीज़ों का आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से घोषणा की बात नहीं होती है, तब तक इसको मान ही लेना कि ऐसा हो ही गया या हो ही जाएगा, ऐसा कैसे कहना संभव है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। चर्चा यह हुई कि लालू यादव ने मांझी के बेटे संतोष सुमन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी देने का ऑफर किया, उसके बदले में सपोर्ट मांगा। संतोष सुमन ने कहा, न तो उनको कोई ऑफर मिला है और न ही वो एनडीए छोड़कर कहीं जा रहे हैं। संतोष जी, पता चला है कि लालू यादव की तरफ से डिप्टी सीएम का ऑफर आया? नहीं, ऐसी जानकारी आपको है, हमको तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो क्या ऑफर आया ही नहीं या आपके पास नहीं आया, क्या करें आप? नहीं, हमारे पास आता तो हम आपको बता ही देते हैं कि ऑफर आया है। मुझे पिताजी के पास आया?
ये जानकारी मुझे नहीं है वो आया कि नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया है। और अगर ऐसा कोई भविष्य में ऐसी ऑफरें आती है तो सब बेतुकी बातें हैं। हम जहाँ हैं फर्म है, एनडीए के साथ हैं और एनडीए में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम लोग आके संघर्ष कर रहे थे, तो कहीं जाने का सवाल नहीं। ये तो आपको भी लग रहा होगा ना कि चूंकि आपकी पार्टी के जो 4 विधायक हैं उन पर नज़र होगी आरजेडी की, तो अपने विधायकों को बचाने की कोई कोशिश आप लोग की? देखिए, हमको पता है कि सब बातें नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। सब विधायक हमारे साथ हैं और उनको भी पता है कि ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कुछ मीडिया में इस तरह के र्यूमर्स चला दिए जाते हैं, वो चलने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग एनडीए के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और वो जहाँ रहेंगे, वो जहाँ हम लोग आदेश करेंगे, निश्चित तौर पर अगर माननीय नीतीश कुमार जी भी इधर आते हैं तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं। एक बड़ी खबर दी चिराग पासवान ने, कॉन्फर्मेशन दिया। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग हुई है और बड़े नेताओं ने उन्हें यह बताया है कि नीतीश कुमार के साथ बातचीत पक्की हो चुकी है। अब चिराग पासवान चक्कर में हैं क्योंकि वो नीतीश के राजनीतिक दुश्मन हैं। अब नीतीश फिर बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो चिराग क्या करेंगे? इसका जवाब फिलहाल चिराग के पास नहीं है। उन्होंने कहा वो पहले सियासी तस्वीर साफ होने का इंतजार करेंगे तभी कुछ बोलेंगे। और उन्होंने ये तो माना कि उन्हें इशारा मिल चुका है कि नीतीश दोबारा एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, कयास तो इस तरीके के लगाए जा रहे हैं। जानकारी मीडिया के माध्यम से भी, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी कई तरीके की जानकारियों को हम लोग के समक्ष रखा गया है, जिस पर अभी चर्चा हो ही रही है। जैसा मैंने कहा कि एक बार तमाम परिस्थितियां क्लियर होती हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपना रुख स्पष्ट करेगी। नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि बिहार में नेताओं की कस्मों का, उनके वादों का, उनके बयानों का कोई मतलब नहीं होता। बिहार की राजनीति में जो हो रहा है उसका बिहार की जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ सत्ता में बने रहने का खेल है, कुर्सी पर बैठे रहने के लिए जोड़ तोड़ है, मोल भाव है। 1.5 साल पहले जब लालू यादव ने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, तो भी खेल सत्ता में हिस्सेदारी का ही था। डील साफ थी, लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश को दिल्ली भेजा जाएगा, इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाया जाएगा, पीएम पद का फेस बनाया जाएगा और जब नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो उनकी खाली कुर्सी पर लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी को बैठाया जाएगा। नीतीश जानते थे न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न उन्हें कोई पीएम फेस बनाएगा और न उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन बेटे को जल्दी से सीएम बनाने की लालू के तड़प का कोई क्या कर सकता है? नीतीश पर प्रेशर बनने लगा, दिल्ली जाओ, कुर्सी छोड़ो, कन्वीनर बाद में बनवा देंगे। जब नीतीश तैयार नहीं हुए तो ललन सिंह के जरिए जेडीयू के एमएलए को तोड़कर उन्हें पैदल करने की धमकी दी गई। अब ऐसे मामलों में नीतीश सबके बाप हैं। वो जानते थे लोकसभा चुनाव सामने है, बीजेपी को बिहार में स्वीप करना है तो नीतीश की जरूरत होगी। 40 सीटें हैं, बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती और नीतीश का यह खेल बीजेपी को सूट करता है, इसलिए डील हो गई। नोट करने की बात है कि खेल के तीनों बड़े प्लेयर अमित शाह, लालू यादव और नीतीश कुमार न तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, न एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। तीनों जनता से कई बार कह चुके हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इनके उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है, जरूरत के हिसाब से बदलने के लिए विवश कर देती है। लेकिन बिहार में जो बदलाव होगा उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ेगी। सबसे बड़ा कुठाराघात राहुल गांधी के सपनों पर होगा। इंडिया अलायंस का अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा। राहुल गांधी की उम्मीद इस बात पर टिकी थी कि सब मिलकर लड़ेंगे। उनका कैलकुलेशन था हमारे पास 60% वोट हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे। लोग भी पूछते थे सब इकट्ठे हो गए तो क्या वाकई में मोदी को रोक पाएंगे? अब बाजी पलट गई है। राहुल की यात्रा बंगाल पहुंची तो ममता ने साथ छोड़ दिया और बिहार पहुंचने से पहले ही नीतीश ने गच्चा दे दिया। केजरीवाल पहले ही पंजाब में उम्मीदों पर पानी फेर चुके हैं और इंडिया अलायंस के ताबूत में आखिरी कील नीतीश कुमार कल या परसों ठोक देंगे।
अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आज की दूसरी बड़ी खबर बनारस से आई। एएसआई के सर्वे से कंफर्म हो गया कि ज्ञानवापी मस्जिद प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। एएसआई की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, मस्जिद के भीतर मंदिर के जो सबूत सामने रखे गए, उस पर हिंदू पक्ष ने संतोष जताया, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इसका खुलकर विरोध किया। 839 पन्नों की जो सर्वे रिपोर्ट एएसआई ने तैयार की है, उसका निष्कर्ष यह है कि जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है, उस जगह पहले एक मंदिर था। एएसआई ने इस कैंपस में वैज्ञानिक तरीके से जो सर्वे किया, उसमें ऐसे 34 शिलालेख और कम से कम 32 पुख्ता और अकाट्य प्रमाण मिले हैं जो साबित करते हैं कि यहां एक प्राचीन मंदिर था। साइंटिफिक सर्वे से पता चला कि मस्जिद का निर्माण कम से कम 1000 साल पुराने मंदिर के खंभों और दूसरे मटीरियल का इस्तेमाल करके हुआ। ज्ञानवापी परिसर में तहखाने से लेकर दीवारों तक शिवलिंग, गणेश जी, नंदी, हनुमान जी की खंडित मूर्तियां मिली। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के S2 तहखाने में ये मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें तहखाने में फेंका गया था और ये मूर्तियां मिट्टी में दब चुकी थी। इसके अलावा तहखाने की दीवारों पर कमल की आकृतियां, घंटियां, देवी देवताओं की तस्वीरें, भगवान राम का नाम और सनातन से जुड़े चिन्ह भी मिले, जिन्हें खरोंचकर मिटाने की कोशिश की गई है। पत्थरों पर की गई नक्काशी को तोड़कर नए तरीके से सजाने की कोशिश की गई है। एएसआई रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि ज्ञानवापी के अंदर जो स्ट्रक्चर मिले हैं, उनमें देवनागरी ग्रंथ, तमिल और कन्नड़ भाषा में लिखे शिलालेख भी मिले हैं। कुछ शिलालेख तो ऐसे हैं जिनमें जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर का जिक्र है, जो सनातन परंपरा के देवता हैं। 3 शिलालेखों में महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है और यह सच सबको मालूम है कि मंडप प्राचीन मंदिर के आर्किटेक्चर का जरूरी हिस्सा है। मुक्ति मंडप का होना इस जगह पर मंदिर होने का पुख्ता प्रमाण माना जा रहा है। एएसआई की फाइंडिंग्स में यह बात भी सामने आई है कि मंदिर के ही पिलर्स का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया। तहखाने के अंदर भी कई खंभे मिले हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इन खंभों पर देवी देवताओं के चिन्ह हैं और उनमें दिए रखने के लिए आले भी बने हुए हैं। एक तहखाने के अंदर एक खंभा मिला जिस पर 1669 का एक शिलालेख भी है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार को लेकर भी तमाम फैक्ट सामने आए हैं। एएसआई की रिपोर्ट में एक पूरा चैप्टर इसी वेस्टर्न वॉल पर है और उसमें साफ साफ लिखा है कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पुराने मंदिर की दीवार ही है। इस दीवार पर मंदिर के चिन्ह हैं, घंटियां बनी हैं, सनातन के चिन्ह हैं। हालांकि कई चिन्हों को और आकृतियों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है। उसमें लिखा है कि अभी मस्जिद का जो सेंट्रल हॉल है वो प्राचीन मंदिर का ही मुख्य हॉल है। मंदिर के मुख्य मंडप के नीचे का हिस्सा है। इस सेंट्रल हॉल से पश्चिम की तरफ एक द्वार था जिसे पत्थर से बंद कर दिया गया। रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। इस द्वार पर जानवरों और पक्षियों की आकृतियों की नक्काशी की गई है। तोरण का आकार देकर उसे सजाया गया था। इस बड़े मेहराबदार द्वार के भीतर एक छोटा दरवाजा भी था जिसे बंद कर दिया गया। हिंदू पक्ष लगातार यह दावा कर रहा है कि यहां आदि विश्वेश्वर का मंदिर था जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बना दी। एएसआई रिपोर्ट में इससे जुड़े कई सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ज्ञानवापी के एक कमरे में एक शिलालेख मिला है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल में 1676-77 में बनवाई गई। एएसआई के मुताबिक सितंबर 1669 में 1669 में मंदिर गिराया गया और 1876 में 1876 में मंदिर बनाई गई। इसको 1792 में रिपेयर किया गया। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने साफ कहा, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां, सनातन के चिन्ह, महामुक्ति मंडप और शिलालेख ये प्रूव करने के लिए काफी है कि यहां पहले एक मंदिर था और इसलिए अब हिंदुओं को उनका हक मिलना चाहिए।
कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वहाँ पे एक भव्य हिंदू मंदिर था। 200 फोटोग्राफ्स करीब एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट में दाखिल की हैं, जिसमें शिवलिंग मिला है, गदा मिला है, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं, 350 से ऊपर के आर्टिफैक्ट्स हैं जो एएसआई ने इस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जमा करवाए हैं, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। इसके अलावा एएसआई ने यह भी कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है वो हिंदू मंदिर का ही भग्नावशेष है। एएसआई ने यह भी कहा है कि जो वहाँ पे पिलर्स और खंबे मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे 34 इंस्क्रिप्शन एएसआई ने बताए हैं, जिसमें से एक इंस्क्रिप्शन में महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है। महामुक्ति मंडप वो टर्म है जो स्कंद पुराण में भी यूज किया गया था। सारी बातों का जो सार है, लबोलबाव है, वो यही है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसको आपने एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की, और वो सारे इंस्क्रिप्शंस यही साबित कर रहे हैं कि हिंदू मंदिर का अवशेष है। क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमे का दिन है, और कल देर रात एएसआई की रिपोर्ट सामने आई थी, इसकी चर्चा थी, तो इसका असर आज काशी में दिखाई दिया। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। प्रशासन को इसका अंदाजा पहले से था, इसलिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, पुलिस का सख्त पहरा था। लेकिन नमाज अदा करने पहुंचे लोगों में एएसआई की रिपोर्ट को लेकर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। लोगों ने इंतजामिया कमेटी के मेंबर से सवाल पूछने की कोशिश की, तो वहां मौजूद लोगों ने रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी की, गालियां दी और कैमरों को तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस फोर्स मौजूद थी, इसलिए किसी तरह का कोई टेंशन नहीं हुआ। जुमे की नमाज शांतिपूर्वक पूरी हुई। हालांकि नमाज के बाद ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद एसएम यासीन ने कहा, कोई कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एएसआई ने सिर्फ सर्वे रिपोर्ट दी है, ये कोई कोर्ट का फैसला नहीं है। देखिए, ये रिपोर्ट है, फैसला नहीं है, और हमारे लिए ऐसा कोई मतलब ये नहीं कोई नई चीज़ आ गई है। रिपोर्ट आई है, अभी हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसको विश्लेषण करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स को दिखाएंगे, फिर ये यहाँ से होते हुए फिर न्यायालय जाएगा। इसलिए अभी हम लोगों को किसी को भी कोई परेशानी ऐसी नहीं है, और दावे तमाम होने के बावजूद है, एक कानून पहले से बना हुआ 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हम लोग उसी पर डिपेंड कर रहे हैं। वो क्या कहता है, अब ये देखना होगा कि आया यहाँ संविधान का राज होगा कि या अराजकता का राज होगा। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने तो एएसआई पर ही सवाल उठा दिए। कहा, एएसआई ने यह सर्वे करने के लिए जितनी उत्सुकता दिखाई, जितनी तेजी दिखाई, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आए बिना ही सर्वे करने पहुंच गए, उससे लगता है कि एएसआई इस मामले में निष्पक्ष नहीं है। जिस रिपोर्ट को आप कोट कर रहे हैं, जिस जो 3-4 लाइन जो स्टेटमेंट को आप कोट कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि इट कैन बी सेड दैट देयर वाज अ टेम्पल, मतलब ये कहा जा सकता है, यानी कि संभावना व्यक्त कर रही है, वो निश्चित नहीं है इस बात के लिए कि हाँ मंदिर पाया गया। तो उन्होंने खुद ही एक क्रॉस एंड क्वेश्चन छोड़ दिया कि वो खुद निश्चित नहीं कि हाँ मंदिर था या नहीं था। अंजुमन मस्जिद इंतजामिया कमेटी है, वो पहले दिन से सर्वे सवाल उठाते आ रही है। आपसे मैं लॉजिकल सवाल ये कर रहा हूँ कि 23 की शाम में अदालत की कार्रवाई हुई, अदालत ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने यहाँ से फैसला कहा कि भाई सर्वे होगा। 24 को छुट्टी है, 25 को छुट्टी है, जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं गया तो 24 तारीख को अपने आप कैसे एएसआई के लोग वहां पहुंच गए, वो भी 3 पटना से, दिल्ली से और न जाने कहां से इकट्ठा होके। तो ये उत्सुकता कि बिना आपको ऑफिशियली कॉल किए, कोई डॉक्यूमेंटेशन में आपको बुलाया नहीं गया, आप अपने आप वहां पहुंच जाते हो, तो ये सवाल खड़ा करता है ना। ज्ञानवापी के इशू पर असदुद्दीन ओवैसी और अरशद बंदी जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शंस दिए हैं। मौलाना अरशद बंदी ने कहा, देश में लोकतंत्र का सिर्फ दिखावा है। ओवैसी तो ये कह रहे थे कि एएसआई हिंदुत्व की गुलाम है। ओवैसी ने लिखा, एएसआई की रिपोर्ट सिर्फ अंदाजे पर आधारित है और साइंटिफिक सर्वे के नाम पर मजाक है। एएसआई असल में हिंदुत्व की गुलाम है। ओवैसी को जवाब दिया हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने। हरिशंकर जैन ने कहा, ओवैसी पूरा प्रोसेस पता कर लें, रिपोर्ट पढ़ लें, सबूत देख लें, हकीकत समझ में आ जाएगी, लेकिन जो सच देखना नहीं चाहता उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आज ओवैसी जी ने कहा कि साहब ये तो एएसआई जो हिंदुत्व है, एएसआई हिंदू दबाव में है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी भी एक ऐसे राष्ट्रीय नेता को इस ढंग से इतने गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए।
देखिए रिपोर्ट मेरे सामने है, उसका अंश, और इसमें देखिए बाकी तो जो खाली एक आदमी की नहीं है, एसआई के प्रोफेसर एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर आलोक त्रिपाठी तो ही है, उनके साथ एक पूरा पैनल है। तो ये नहीं कि एक आदमी रिपोर्ट तैयार कर दिया, एक व्यक्ति विशेष की है, ये पूरे पैनल की रिपोर्ट है और उसमें विद्वान बैठे हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो सच्चाई को स्वीकार जो आदमी नहीं करता वो एक अंधकार में जीता है। जैसे सूरज निकला हुआ है और मैं कहूँ कि नहीं हमको अंधकार है, तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आपके या तो आंखों में रोशनी नहीं है या आपका चश्मा गलत है। जो दावा भी हमने सुना ये हिंदू पक्ष का है, एसआई की रिपोर्ट का ये एनालिसिस भी हिंदू पक्ष का है। इस मामले का एक दूसरा पक्ष भी है जो समझने की जरूरत है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष के पास दो दलीलें हैं। पहली तो ये कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट करता है और इस एक्ट के मुताबिक आजादी के वक्त देश में जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। उनका दूसरा तर्क यह है कि ये मस्जिद जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो मस्जिद आज की नहीं है, बरसों पुरानी है, यहां सैकड़ों साल से नमाज होती आई है। मौलानाओं का यह भी कहना है कि एएसआई की रिपोर्ट से कुछ नहीं होता, असली फैसला तो कोर्ट में होगा। हालांकि कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो टकराव की बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि ये सब कुछ ताकत के बल पर किया जा रहा है, जैसे अयोध्या की बाबरी मस्जिद ले ली गई वही काम काशी में किया जाएगा। मुझे लगता है कि अभी इसको किसी की जीत किसी की हार कहना ठीक नहीं है, इस पर टकराव करना ठीक नहीं है। यह मामला अदालत के सामने है और अदालत पर छोड़ देना चाहिए। और इस समय तो रामलला के दर्शन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको देखना चाहिए। मोदी ने कहा यह विजय का नहीं विनय का समय है, अब हमें राम से राष्ट्र की बात सोचनी है। और आरएसएस चीजी मोहन भागवत ने भी उसी वक्त कहा था अब पुराने झगड़ों को छोड़कर, मनमुटाव भुलाकर, पुरानी बातों को इग्नोर करके नए भारत के निर्माण के बारे में सबको लगना चाहिए, जुटना चाहिए। मुझे लगता है अगर इस तरह से सोचेंगे तो टकराव नहीं होगा। हर मामले का हल बातचीत से, सद्भाव से, समरसता से निकाला जाना चाहिए। और अयोध्या का उदाहरण सबके सामने है। रामलला पर मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और कहीं कोई टेंशन, कहीं कोई मनमुटाव, कहीं कोई नाराजगी नजर नहीं आई। ऐसा ही होना चाहिए। आज भी अयोध्या में 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। आज रिपब्लिक डे की छुट्टी थी, कड़ाके की ठंड, जबरदस्त कोहरा दोनों थे, लेकिन सुबह 5 बजे से ही राम भक्तों की भीड़ मंदिर के सामने दर्शन के लिए इकट्ठा हो चुकी थी। और बड़ी बात है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को 5 दिन हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े अफसर 22 जनवरी से अब तक लगातार अयोध्या में रुके हुए हैं। 23 जनवरी से अब तक सिर्फ 4 दिन में करीब 12.5 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। भीड़ को देखते हुए, लोगों के उत्सुक को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर में दर्शन का टाइम और बढ़ा दिया है। अब सुबह 7 बजे से दर्शन शुरू होंगे और रात 10 बजे तक चलेंगे। ट्रस्ट ने आरती का समय भी जारी किया है। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे और संध्या आरती शाम 7:30 बजे होगी। रात 9 बजे भोग और 10 बजे शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर अयोध्या में आज राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति दोनों के रंग नजर आए। श्रद्धालु हाथ में तिरंगा लिए हुए रामलला के दर्शन करने देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे। सबने कहा इतने आराम से, इतने जल्दी और इतने भव्य दर्शन होंगे, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। और इंटरेस्टिंग बात है कि आज गणतंत्र दिवस की परेड में भी कर्तव्य पथ पर भगवान राम के दर्शन हुए। रामलला कर्तव्य पथ पर भी दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश की तरफ से जो झांकी पेश की गई उसमें भगवान राम के बाल स्वरूप को दिखाया गया था। उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर का रेप्लिका था जिस पर बाल स्वरूप में रामलला खड़े थे।
और इसके पीछे नमो भारत ट्रेन को दिखाया गया था। रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी रामलला की सुंदर मूर्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। परेड देखने पहुंचे लोगों ने रामलला के सामने हाथ जोड़े। यूपी की झांकी का थीम विकसित भारत समृद्ध विरासत था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांकी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, आस्था भी, विरासत भी और विकास भी, कर्तव्य पथ पर नया उत्तर प्रदेश। राम मंदिर का जिक्र इस बार आपकी अदालत में भी आया। इस बार शो में मेरे मेहमान हैं कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट। सचिन पायलट से मैंने पूछा, अयोध्या में बने राम मंदिर पर उनका क्या स्टैंड है? क्या वो अपनी पार्टी के नेताओं की इस बात से सहमत हैं कि मंदिर पूरा नहीं बना, प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से नहीं हुई, मोदी को यजमान नहीं बनाना चाहिए था? सचिन पायलट से मैंने यह भी पूछा, क्या आने वाले चुनाव में उनको लगता है कि बीजेपी को राम मंदिर से फायदा होगा? सचिन पायलट के सारे जवाब आपकी अदालत में आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। लेकिन भगवान राम के बारे में सचिन ने जो कहा उसकी एक झलक मैं आपको अभी दिखा देता हूं। मैं किस मंदिर में कब जाऊंगा ये निर्णय मेरा है। बुलावा आएगा, मैं पक्का जाऊंगा। और मुझे लगता है कि ये सोच और व्यापक बननी चाहिए, क्योंकि राम के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं होती है। और राम किसी एक ही मंदिर में हो या एक ही क्षेत्र में हो, ऐसा नहीं है। राम सबके हैं और हम राम के हैं, तो इसमें कोई विवाद होने की बात ही नहीं आती है। लेकिन सचिन, हमारे तो जीवन में शुरुआत ही राम राम से होती है। मुझे याद है राजेश पायलट तो जिसको मिलते थे सबसे पहले राम राम कहते थे। हम भी कहते हैं। आप ये जब मुलाकात होती है राजस्थान में गांव में किसी से, आप कभी जाके मिलिए, तो राम राम सा एक ऐसा एक ग्रीटिंग है जो हर व्यक्ति, हर जाति, हर बिरादरी का हर व्यक्ति बोलता है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ, हमारे कुछ साथी जो बोलते हैं कि साहब ये कांग्रेस के लोग इसको कम या ज़्यादा मानते हैं। मैंने कहा सबसे ज़्यादा राम राम तो मैं करता हूँ, सुबह शाम हजारों बार करता हूँ। तो भगवान का नाम लेना तो अच्छा है, और जितना ज़्यादा उच्चारण करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। दिग्विजय सिंह बताते ये मंदिर विधि विधान से नहीं बना, ये मंदिर आधा अधूरा बना है, इस मंदिर में कोई जा नहीं रहा, ये मंदिर ठीक नहीं है। उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस में कभी कभी ऐसी बातें नेताओं के रूप से आ जाती हैं, और भाजपा का कोई व्यक्ति बोल दे गलत बात भी, मजाले को दिखा दे उसको। ये मैं जानता हूँ कि यहाँ बोलूँगा तो दिखा सकते हैं, कहीं और बोलूँगा तो वो दिखाते भी नहीं। कम रजनी जी दिखा तो देंगे ना हमारी बात को कम से कम। देखिए, कांग्रेस की बात दिखानी है, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि सचिन पायलट यहाँ बैठे हैं। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया है। मनोज जरांगे पाटिल अपने हजारों सपोर्टर्स के साथ नवी मुंबई पहुंच गए हैं। सरकार ने मनोज जरांगे से मुंबई में होने वाले अपने आंदोलन को वापस लेने की अपील की है। सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन ने मनोज जरांगा से मुलाकात भी की। उन्हें बताया कि सरकार जल्दी ही मराठा समाज के 54 लाख लोगों और उनके रिश्तेदारों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट दे देगी। इसके लिए ग्राउंड वर्क पूरा हो चुका है, लेकिन मनोज जरांगे मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा अगर सरकार ने रिश्तेदारों को कुणबी सर्टिफिकेट देने का फैसला ले लिया है तो कल सुबह 11 बजे तक इसका अध्यादेश जारी कर दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो वो हजारों आंदोलनकारियों के साथ कल दोपहर 12 बजे मुंबई के आजाद मैदान की तरफ कूच करेंगे। पाटिल ने चेतावनी दी कि एक बार मराठा आंदोलनकारियों ने आजाद मैदान में डेरा जमा लिया तो फिर आरक्षण लिए बिना वो वहां से हटेंगे नहीं। सरकार मनोज जरांगे पाटिल की बात मानना चाहती है, उन्हें दिया गया भरोसा पूरा करना चाहती है। मनोज जरांगे सरकार की राजनीतिक मजबूरी को समझते हैं, लेकिन वो ये समझने को तैयार नहीं कि अगर सरकार उनके कहने पर अध्यादेश जारी कर देगी या मराठा आरक्षण लागू कर देगी तो उसे कोर्ट पे चैलेंज किया जाएगा और अदालत में वो टिक नहीं पाएगा। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार कोई कदम उठाने से पहले ग्राउंड वर्क और लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना चाहती है, और मुझे लगता है ये काम एक रात में तो नहीं हो सकता। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि आपकी अदालत में इस बार सवालों के घेरे में हैं राजस्थान में कांग्रेस के बड़े लीडर सचिन पायलट। मैंने सचिन से पूछा उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत क्यों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
उस समय उन्हें निकम्मा नकारा क्यों बताया? गहलोत ने सचिन पर देशद्रोह का क्यों बनवाया? राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के टकराव पर हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट। सचिन जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा ये निकम्मा है, नकारा है, लेकिन आपने इस बात पर ध्यान दिया कि मैंने कुछ नहीं बोला। आप तो ये कहते थे कि इनकी लीडर सोनिया जी नहीं है, वसुंधरा है। उस बात को मैंने बोला था, लेकिन जब हम बैठ के हमने बात करी और समझा कि अब आने वाला समय इलेक्शन का है, तो हम लोगों ने मेहनत की, तभी परिणाम है। लेकिन उन 70 MLA में एक सचिन पायलट भी जीत कर आया है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा था ये देशद्रोही है, आपके खिलाफ केस बनाया था। ये सब जो घटनाक्रम हुआ उसकी कुछ कारण तो होगी ना, ऐसी तो कोई बेवफा नहीं होता, कोई कुछ तो बात हुई होगी ना। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, करीब 2 महीने के सूखे के बाद आखिरकार कश्मीरियों की दुआ कबूल हो गई है। कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई। पिछले 24 घंटे में गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव, जोजिला पास, पीर की गली और मुगल रोड इलाकों में अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है। इससे कश्मीरियों के साथ साथ वहां घूमने वाले टूरिस्ट भी खुश हैं। असल में इस बार कश्मीर में ठंड का मौसम सूखा रहा, 2 महीने तक बर्फ नहीं पड़ी। पहली बार कश्मीर में चिल्ले कला के 40 दिनों के दौरान भी बर्फबारी नहीं हुई थी। इससे टूरिस्ट सीजन सूखा रहा, लेकिन अब बर्फबारी शुरू हो गई है, इसलिए कश्मीर के लोगों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि कश्मीर में अगले 4 दिन तक बर्फबारी होती रहेगी। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में, जहां इस बार मेरे मेहमान हैं कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट। सचिन पायलट से मैंने पूछा डीएम के नेताओं के सनातन विरोधी बयानों के बारे में, अडानी को लेकर कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड के बारे में, चुनाव से पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा के औचित्य के बारे में। सचिन पायलट के बेबाक जवाब कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। प्लीज वेलकम कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।